नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के सिंधु सभ्यता के अंतिम व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सिंधु सरस्वती सभ्यता काल की लिपि, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सिंधु निवासियों का विकास, तत्पश्चात हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ और हड़प्पा सभ्यता की भारतीय संस्कृति को देन इत्यादि कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में विद्वानों के लिए अभी तक एक पहेली बनी हुई है। अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में विद्वानों का कोई सर्वमान्य निष्कर्ष नहीं पहुंचा है कि ये लिपि पढ़ ली गई है। ऐसा लगता है कि रोजेटा स्टोन अभिलेख, जिससे प्राचीन मिस्र की पवित्र लिपि को पढ़ा जा सका, या बेहिस्तून अभिलेख, जिससे मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को पढ़ने में मदद मिली, की तरह अब तक कोई ऐसा द्विभाषीय अभिलेख सिंधु सभ्यता में सिंधु लिपि से संबंधित प्राप्त नहीं हुआ है, जिसका उद्वाचन या अंतिम रूप से पढ़ा जाना एक बड़ा दुष्कर कार्य है। अभी तक इस लिपि को पढ़ने के बारे में 100 से अधिक दावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं, परंतु उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। सिंधु सभ्यता के लगभग 2500 से अधिक अभिलेख हमारे पास उपलब्ध हैं और ये प्राय मोहरों पर मिलते हैं। मोहरों पर अभिलिखित होने के कारण अधिकांश अभिलेख बहुत संक्षिप्त हैं, जिनमें औसतन 6 अक्षर प्राप्त होते हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 17 अक्षर हैं और सिंधु लिपि के 10 बड़े विशाल अक्षरों में लिखा एक अभिलेख हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है, जो आकार की दृष्टि से सिंधु सभ्यता के अभिलेखों में सबसे बड़ा है। अभी तक सिंधु लिपि के लगभग 419 चित्रों की पहचान की जा चुकी है। कालीबंगा के एक अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है कि यह लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसको वस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता है। इस अभिलेख में बाएं अक्षर का चिन्ह अपने दाएं अक्षर के चिन्ह को काटता है। इस आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि ये दाहिनी से बाहिनी ओर लिखी जाती थी। देखने में सिंधु लिपि भावचित्रात्मक लगती है, लेकिन इससे अक्षर सूचक होने की संभावना भी मानी जा सकती है। इस लिपि को पढ़ने का बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया, जिसमें 2 मत है। इनमें हिंद आर्य परिवार की भाषा, पहला इसे हिंद आर्य परिवार की भाषा से संबद्ध मानता है, दूसरा वर्ग इसे द्रविड़ मूल की सभ्यता से संबंधित मानता है। फिनलैंड के विद्वान अस्को पार्पोला ने अनेक वर्षों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि यह द्रविड़ लिपि है और बलूचिस्तान में लगभग 1000 वर्ष तक ब्राहुई नामक द्रविड़ भाषा बोली जाती रही है। परंतु अनेक विद्वानों ने सिंधु लिपि को हिंद आर्य परिवार की भाषा से संबद्ध माना है। ऐसा राव एक नया मत प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार यह लिपि वैदिक संस्कृत से संबद्ध होने के साथ साथ सेमेटिक लिपि से जुड़ी हुई है। सिंधु सभ्यता के अभिलेखों में नक्षत्र विज्ञान या खगोलीय व्यवस्था का विवरण दिया गया है। कुछ विद्वान सिंधु लिपि को ब्राह्मी लिपि का पूर्वज भी मानते हैं। इसी प्रकार ये कहा जा सकता है कि सिंधु लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ, इसके बारे में अभी तक स्पष्ट कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है और न इस लिपि को पढ़ने में सफलता मिली है, जिसकी वजह से अभी तक सिंधु सभ्यता का जनजीवन, धर्म, अर्थ इत्यादि के बारे में हम केवल वस्तुओं को देखकर अनुमान ही लगाते हैं। निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता के लोगों का जीवन यापन, राजनीति, धर्म कैसा था, वो तो इस लिपि के पूर्ण रूप से पढ़े लिखे जाने के पश्चात ही हम उस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के लोगों ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की थी। सिंधु सभ्यता गणित की जन्मस्थली मानी जा सकती है।
संख्याओं और संख्यात्मक प्रणाली का जन्म यहाँ हुआ। अधिकांश संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे और उन्हें गुणा और योग जैसे अंकगणितीय कार्यों के लिए नवीन प्रक्रियाओं का आविष्कार संभवतः कर लिया था। सिंधु सभ्यता के वासी चिकित्सा विज्ञान से भी अवगत थे तथा विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान के लिए जड़ी बूटियों और औषधियों का प्रयोग भी करते थे। खुदाई में कुछ ऐसे पदार्थ प्राप्त हुए हैं जो कुछ औषधियों के रूप में प्रयुक्त होते होंगे, जैसे मोहनजोदड़ो से शिलाजीत प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार कर्नल सिवेल का ये मानना है कुछ हिरणों के सींग चूर्ण कर औषधि के रूप में प्रयुक्त किए जाते होंगे। कहीं कहीं पर समुद्र फैन भी मिला है, यह भी औषधि के रूप में प्रयुक्त होता होगा। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के दो उदाहरण प्राप्त होते हैं, एक कालीबंगा से, दूसरा लोथल से। कालीबंगा से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर 6 छेद हैं। निरीक्षण से पाया गया कि छेद कुछ भर गए थे। ऐसा लगता है कि बालक की खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की गई थी और वह सफल हुई और उसके बाद वह कुछ समय अवश्य जीवित रहा। इसी प्रकार लोथल से प्राप्त एक बालक की खोपड़ी पर भी छेद पाए गए हैं। धातु विज्ञान के कुछ गूढ़ तथ्यों से वे परिचित थे, जिसकी जानकारी धातुओं की श्रेष्ठ ढलाई एवं निर्माण से विकसित धातु प्रौद्योगिकी अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। ताम्र और कांस्य के अत्यंत सुंदर बर्तन सिंधु सभ्यता की धातु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन बर्तनों को हथौड़े से पीट कर उचित आकार प्रकार दिया जाता था। सिंधु काल में धातु के बर्तन बनाने की नवी तकनीक का आविष्कार भी कर लिया गया था, जिसके अंतर्गत बर्तन के दो भागों को आपस में जोड़कर बनाया जाता था। ताम्र और कांस्य की ढली हुई वस्तुओं से स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में ढलाई की प्रक्रिया बहुप्रचलित थी। तांबे की बनी वस्तुओं और कलाकृतियों को कठोर रूप देने के लिए तांबे में संख्या मिलाया जाता था। ढली हुई वस्तुओं के विजारण, ऑक्सीजन हरण क्रिया या उनको कठोर बनाने के लिए संख्या का प्रयोग किए जाने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता के लोग रूपक, संख्या और मिश्रित धातुओं को बनाने में शीशे का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। खुदाई में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए प्रयुक्त भट्टियाँ और आवें प्राप्त हुई है। इन भट्टियों का व्यास 2.1 मीटर है। इनकी सतह गोल एवं छिद्रदार होती थी, जिस पर बर्तन रखे जाते थे। भट्टी में ताप को बहुत कुशलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता था, क्योंकि बर्तन बड़ी सावधानी पूर्वक पकाए जाते थे। चाक पर बने बर्तनों के तैयार होते ही उन्हें गेरुए रंग से रंगा जाता था। तत्पश्चात तुलिका से काले रंग से डिजाइनें बनाई जाती थी। काला रंग मैग्नीफेरस हेमेटाइट से तैयार किया जाता था। इसी प्रकार अब हम आगे इस ऐसी सुविकसित सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ से हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों में अब विषय पर लगभग आम सहमति बनती जा रही है। इतने विशाल और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली और अनेक महत्वपूर्ण नगरों वाली सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक आकस्मिक घटना या कारण से नहीं, बल्कि विभिन्न कारणों के संयोग से हुआ। एक स्थल पर इसके विनाश होने का संभवतः एक कारण रहा होगा, परंतु वही कारण दूसरे स्थान पर रहा हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अधिकांश विद्वान अनेक प्रकार के मत इस संबंध में रखते हैं। पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता ने सिंधु सभ्यता की विकसित सभ्यता को पतन की ओर अग्रसर कर दिया। पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की अनुकूलता जब तक बनी रही, तब तक सिंधु सभ्यता समृद्धि पर बनी रही, और जब ये प्रतिकूल हुई तो ये विनाश का कारण बनी। इस संबंध में अनेक तथ्य महत्वपूर्ण हैं। सिंधु सभ्यता के निवासी अपने पर्यावरण को अत्यधिक उपयोग से सूखा बनाते जा रहे थे। तांबे और कांसे के उत्पादन के लिए, ईंट पकाने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए लाखों मन लकड़ी काट कर जलाते होंगे, जिससे समीपवर्ती क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियां नष्ट हो गई और भूमि में नमी की कमी हुई। चारागाहों का अत्यधिक उपयोग भी हानिकारक हुआ। एक घोष का ये मानना है कुछ स्थलों पर आर्द्रता का ह्रास और भूमि की शुष्कता का विस्तार सभ्यता के अंत के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
नंबर 2, अनेक बार नदियों ने अपना मार्ग बदला होगा, जिससे कुछ बस्तियां उजड़ गई। जो बस्तियां नदी मार्ग से दूर हो गई, वो धीरे धीरे आवास विहीन होती चली गई। भूकंप और अन्य भूतात्विक परिवर्तनों के कारण भी नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा। MS वत्स हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को ही उत्तरदायी मानते हैं। रावी, जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप थी, धीरे धीरे वो दूर हट गई और आज ये लगभग 6 मील दूर हड़प्पा से है। इसी प्रकार डेल्स, जिन्होंने 1968 में कालीबंगा के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, उनका मानना है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों का रुख का परिवर्तन उस क्षेत्र में संस्कृति के अंत का कारण बना। यह मत भी रखा जाता है कि सिंधु सभ्यता के काल में सिंचाई प्रणाली का पारिस्थितिक सीमाओं में बहुत अधिक उपयोग हुआ, जिसके कारण जल स्तर धीरे धीरे कम होता गया और लोगों को वहाँ से पलायन के लिए प्रेरित कर गया। इसी प्रकार नदियों में बाढ़ का आना सिंधु सभ्यता के लिए प्रकोप से कम नहीं रहा होगा। मार्शल मोहनजोदड़ो की विभिन्न सतहों से बालू के रूप में बाढ़ के प्रमाण प्राप्त करते हैं। अर्नेस्ट मेके ये मानते हैं कि चनहुदड़ो के अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के प्रमाण रेत की तरह से स्पष्ट है। इसी प्रकार SR राव भी लोथल और भगवत राव से कम 2 बाढ़ों के आने के प्रमाण मिलते हैं। उनके अनुसार एक बाढ़ लगभग 2000 ईसा पूर्व और दूसरी लगभग उसके 1 शताब्दी बाद 1900 ईसा पूर्व के आसपास आई। बाढ़ों, नदियों के परिवर्तनों के साथ साथ प्रशासनिक शिथिलता भी इस सभ्यता के पतन का कारण बनी होगी। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में नगर के अंतिम चरण में हमें नागरिक जीवन में ह्रास दिखाई देता है। मकान बनाते समय सड़कों एवं नालियों का अतिक्रमण किया जाने लगा था। इस प्रकार से बहुत से अन्य संकेतों से प्रशासनिक शिथिलता की जानकारी भी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और हिंसा के कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल दिया गया है। नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। हड़प्पा के परवर्ती काल के कब्रिस्तान से एक नए किस्म के मृतभांड मिले हैं, जो नए लोगों के आगमन के सूचक हैं। संभवतः बलूचिस्तान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थलों से ऐसे नई किस्म के मृतभांड प्राप्त हुए हैं। ये सभी तथ्य विदेशियों के आगमन या आक्रमण की ओर संकेत करते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार आक्रमणकारी आर्यों ने सिंधु प्रदेश की बस्तियों को उजाड़ दिया और सिंधु सभ्यता के निवासी अपने जीवन रक्षा के लिए उन स्थानों को छोड़कर अन्यत्र स्थानों की ओर पलायन कर गए। बहरहाल यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे लोग भले ही आर्य न रहे हों या आर्यों के अलावा कुछ और जनजातियाँ रही हों, इतनी तादाद में वे नहीं आए थे कि सिंधु प्रदेश के नगरों को कुचल पाते। यद्यपि ऋग्वेदिक आर्य सप्त सिंधु के प्रदेशों में ही बसे, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों और आर्यों में कोई संघर्ष हुआ होगा। हो सकता है कि इन सभी कारणों जैसे बाढ़ों का आना, नदियों का मार्ग परिवर्तन होना, इलाके में शुष्कता और नमी की कमी होना और धीरे धीरे एक के बाद एक बाहर से आने वाले नए लोग, चाहे वो आक्रमणकारी के रूप में आए हों चाहे किसी और रूप में आए हों, उनके आगमन ने धीरे धीरे पूर्व रूप में अवस्थित सिंधु सभ्यता के लोगों को अन्यत्र स्थानों की ओर जाने की ओर प्रेरित किया होगा और धीरे धीरे पूर्व में आबाद ये बस्तियाँ अपने पतन की ओर अग्रसर हुई और धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ होगा। इस सब में सभी कारणों को जिम्मेवार माना जाना चाहिए। अंत में हम हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता, निरंतरता एवं भारतीय संस्कृति को क्या देन सिंधु सभ्यता की रही, उसमें विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता का अपना एक मौलिक और विशिष्ट स्थान है। न केवल ये भौगोलिक आकार की दृष्टि से अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में विशालतम थी, बल्कि अनेक अर्थों में, अनेक दृष्टियों में यह नव सृजनशील एवं युग परिवर्तनकारी भी थी। हड़प्पा के उद्गम की जो नवीन तिथियां मिल रही है, उससे यह संकेत मिलता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व के इतिहास में
हड़प्पा के निवासियों ने सर्वप्रथम अनेक नवीन आदर्श प्रस्तुत किए, जैसे सुनियोजित नगरों का निर्माण, कुशल जल निकासी प्रबंध और विस्मयकारी जल संग्रहण प्रबंध। धोलावीरा विपुल सामुद्रिक व्यापार का प्रतीक, लोथल का गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, धोलावीरा से प्राप्त विशाल रॉक कट जलाशय, धोलावीरा से ही एक विशाल स्टेडियम, कपास की खेती, योग साधना की परंपरा, राजा विहीन कुशल राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण एवं कलात्मक सौंदर्य की पराकाष्ठा को रेखांकित करती हुई अद्वितीय मोहरें और मूर्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता का आदर्श प्रस्तुत करती है जिसके प्रसार से विस्तृत भूभाग में अद्भुत सांस्कृतिक समानता के साथ साथ क्षेत्रीय विशिष्टताओं का भी मिश्रण दिखाई देता है। यह अपने समय की समृद्ध, संपन्न एवं अनूठी इस सभ्यता के केवल खंडहर ही बचे हैं, जो विगत घटना चक्र के मुख्य लेकिन प्रखर गवाह है। हड़प्पा सभ्यता भौतिक रूप से भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन उसकी संस्कृति के अनेक तत्वों का अविरल आज भी हमारी संस्कृति में विद्यमान है। हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला एवं शिल्प कला के अनेक तत्वों ने परवर्ती कालीन भारतीय कला को प्रेरित एवं प्रभावित किया। दुर्ग स्थापत्य एवं सुरक्षा प्राचीरों का जो स्वरूप हड़प्पा सभ्यता ने प्रस्तुत किया, वह बाद के काल में दुर्ग निर्माण की कला का आधार बना होगा। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से प्राप्त ईंटों के 20 चौकोर स्तंभ वाले सभा भवन की परंपरा में ही हमें कुम्भहार का 10-10 स्तंभों की 7 पंक्तियों वाला मौर्य राज्यसभा भवन मिला है। इसी प्रकार अशोक के वृषभ शीर्ष स्तंभ में वृषभ के निर्माण की पृष्ठभूमि में सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किए गए वृषभ के बहुत ही सजीव एवं स्वाभाविक अंकन से प्रेरणा मिली होगी। कुछ विद्वानों का ये मानना है मौर्य काल एवं शुंग काल की यक्षिणी की मूर्तियों को सिंधु सभ्यता की नर्तकी की कांस्य मूर्ति से भी जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार सिंधु सभ्यता के निवासियों की आभूषण प्रियता एवं श्रृंगार प्रसाधन के प्रति जागरूकता हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में देखी जा सकती है। इसी प्रकार खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन एवं उद्योग शिल्प के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अनेक नवीन प्रयोग एवं तकनीकें प्रस्तुत कर भारतीय अर्थव्यवस्था का कालांतर में अंग बनी। इसी प्रकार कपास एवं धान की खेती के सर्वप्रथम उदाहरण सिंधु वासियों ने प्रस्तुत किए। उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना सिखाया, बैलगाड़ियाँ चलाई। मध्य एवं पश्चिमी एशिया के साथ भारत के सामुद्रिक व्यापार की नींव भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही रखी। वे समकालीन विश्व के सबसे बड़े निर्यातक थे। ऐसा अनुमान है सिंधु सभ्यता के नाविकों ने हिपालस से बहुत पहले ही समुद्री हवाओं के मार्ग को जान लिया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर प्राप्त कुछ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, चक्र, वृषभ, हाथी आदि बाद में प्राप्त होने वाले आहत मुद्राओं पर भी मिलते हैं। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं सिंधु लिपि से ही बाद में ब्राह्मी लिपि विकसित हुई। सिंधु सभ्यता गणित की जन्म स्थली भी थी। इनके पास संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह थे एवं गुणा योग की अंकगणितीय क्रियाएं भी वे कर लेते थे। सिंधु सभ्यता में माप तोल की इकाई 16 के अनुपात में देखने को मिलती है। यह परंपरा हमारे यहाँ आधुनिक काल तक चलती रही। सिंधु सभ्यता से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर बहुत अधिक जीवंत रूप में दिखाई देता है। शक्ति पूजा, देवी पूजा की प्राचीनता, सिंधु सभ्यता की मातृ देवी की उपासना में पशुपतिनाथ शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की अग्नि वेदिकाओं से याज्ञिक या धार्मिक अनुष्ठान की परंपरा की विकास विकसित हुई जान पड़ती है। इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के अनेक तत्व वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, तल की पवित्रता, जल की पवित्रता, मंगल चिन्ह, ताबीजों का प्रयोग आदि भी भारतीय समाज में जीवंत एवं क्रमबद्ध रूप से आज भी दिखाई देते हैं। योगेश्वर शिव के अंकन एवं योगी की मूर्ति से निर्वृत्तिवादी श्रमण परंपरा
की प्राचीनता का संकेत भी प्राप्त होता है। जॉन मार्शल का ऐसा मानना है, इस सभ्यता के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिल सकती है, किंतु आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्म से उनका भेद करना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता निस्संदेह विश्व की प्राचीनतम और वर्तमान तक भारतीय जनजीवन को प्रेरित करने वाली सभ्यता कही जा सकती है, जो 4000 साल से भारतीय उपमहाद्वीप में जीवन बसर करने वाले लोगों का मार्ग प्रदर्शन या करती रही होगी। अब इस अध्याय के तहत हमारी चर्चा जो है, लगभग हमने सभी पक्षों पर एक संक्षिप्त चर्चा कर ली है, और आज हम इस अध्याय का विधिवत समापन इस व्याख्यान के साथ ही करेंगे। आगे आने वाले व्याख्यानों में हम इसी विषय को और अनेक दूसरे अध्यायों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।